हाय एवरीवन, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी और उसके अंदर हमें पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। एक कर्व है f(x), ठीक है, और इस कर्व की किसी पॉइंट c पे, यानी कि हम उसके डेरिवेटिव को देखना चाह रहे हैं। तो आपको ये बताया गया है क्लास 11 में कि f'(x) क्या होता है। तो अगर f'(c) आपको क्या लगता है क्या फॉर्मूला हुआ करता था? लिमिट x टेंडिंग टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c, या लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h, या दोनों ही सही है? क्या लगता है आपको? सोचिए, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट एक्सप्रेशन जो है दोनों ही सही है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ क्यों है। देखिए, ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो स्लोप ही देगा, बस बहुत करीब देगा। करेक्ट, तो ये जो देगा ये स्लोप देगा। f(x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी), आपको दिख रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, और x बहुत करीब पहुंच रहा है, तो वो डेरिवेटिव देगा उसी पॉइंट c पर, है ना। करेक्ट, तो ये एक तरीके से क्या कह रहा है हमें, एक पॉइंट पर डिफरेंशिएशन में बोला भी जाता है, वो स्लोप की तरह बात कर रहा है। करेक्ट, अच्छा, तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें हम x की जगह पे c प्लस एच रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, यही एक्सप्रेशन बन जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि x c के बहुत पास में है, इसका मतलब x एग्जैक्टली c के बराबर तब होगा जब उसमें कुछ ऐसा वैल्यू कुछ ऐड हो जाए। अब ये h कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ वैल्यू ऐड कर जाए, सही बात है, तो h के पास पहुंच जाएगा ये। तो कुल मिला के हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गए? तो दोनों ही स्टेटमेंट इसलिए सही थे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, डिफरेंशियबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अरे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर, वरना नहीं होगा। ये सिमिलर है जैसे कि लिमिट से बोला जाता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो फंक्शन की वैल्यू भी देखनी पड़ती थी उस पॉइंट पर। लेकिन हाँ, डिफरेंशियबिलिटी के केस में आपको ऐसा नहीं करना होता। डिफरेंशियबिलिटी के केस में आपको ये कहा जाता है कि हम चाहे लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें उसको, चाहे राइट हैंड से अप्रोच करें, दोनों केसेस में हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंशियल की फाइनल, वो आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट सी पर, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ h को एक बार 0 माइनस लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं और एक बार राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 प्लस है। ठीक है, तो ये हमें एक बार याद रखना पड़ेगा। कई बार इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस लेवल पे, एनसीईआरटी में उतना कुछ नहीं है, पर हाँ जेईई मेंस लेवल पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या हमें ये पता करना है कि डिफरेंशियबिलिटी की कोई रिलेशनशिप है कंटिन्यूटी के साथ? अभी तक क्या हो रहा था, जब आपने पढ़ा कंटिन्यूटी तो आपने ये पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। पर अगर मैं ये कहता हूं आज कि डिफरेंशियल है फंक्शन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन को डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, तो क्या इससे हम कोई कंटिन्यूटी के बारे में, उस फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं क्या? तो उसको हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको एक बात पता है कि डिफरेंशियल का एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि भाई एफ डैश सी जो होता है, अगर एफ डैश एक्स होता तो वो डिफरेंट हो जाता, पर एफ डैश सी जो होता है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी होता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल एट द पॉइंट सी के लिए ये एक्सप्रेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को एक बार कंसिडर करते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी को। सही है, अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैं एफ एक्स माइनस एफ सी को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी? क्या लगता है आपको, क्या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से? सोचिए, एक्स की वैल्यू सी नहीं होगी ऑब्वियसली, नहीं तो 0/0 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इस एक्सप्रेशन को, अरे आपने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ x माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई किया है, अब जो कि 1 ही है, बस आपने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। सही है, तो हाँ लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, दोनों साइड पे लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे लिमिट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। अब आपको एक बात पता है कि लिमिट जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सही बात है। तो वो यहाँ पे एक बार लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी आएगी, एक बार लिमिट एफ सी एक्सटेंडिंग टू सी आएगी, इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, तो कुछ ऐसी दिखेगी। सही है, अब यहां से समझिए, इस एक्सप्रेशन में आप समझिए जो लेफ्ट हैंड है वो तो भाई लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये वाला एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड का, इसमें आपको लग रहा है कि आप x को रखोगे तो कुछ चेंज होगा। अरे क्या चेंज होगा, उसमें x का टर्म ही नहीं है, तो बस सीधे f ऑफ c आएगा।
राइट हैंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये टर्म तो जीरो हो जा रहा है। यहां से देखिए जब आप x को c रखते हैं तो c माइनस सी क्या होता है, जीरो। और ये क्या है, ये तो एफ डैश सी है। अरे ये तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना। तो हमें दिखता है कि ये एफ डैश सी और ये जीरो है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ये जीरो मिलेगा तो ये इधर जा सकता है, सही। तो ये एक्सप्रेशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ सी के। किसके बराबर हो जाएगा, अरे इस वाले स्टेप के बाद माफ कीजिएगा, ये पहले इधर चला गया, एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी हो गया, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जो इधर गया है, एफ ऑफ सी हो जाएगा। समझ गए आप बात को। तो यहां तक तो ये इधर गया, पर ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है, तो ये वैल्यू एफ ऑफ सी हो जाएगी। समझ गए। तो यहां से हमें एक बात ये भी तो पता लगती है कि भाई अगर ये लिखा जा सकता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि यही तो बताया गया था कंटिन्यूटी के समय कि जब किसी फंक्शन की लिमिट को अगर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो बस फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, सही बात है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी, यानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। यही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस एट द सेम पॉइंट सी, इट हैज टू बी। सही है। अच्छा, यहां तक समझ गए। दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आया इस एक्सरसाइज में कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। सही बात है। अच्छा, अब आपके पास एक चेक पॉइंट है, आप बताइए मुझे कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, कन्वर्स है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको इसको करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। आई थिंक 10 सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। 10 सेकंड का इसका जवाब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आप सोचिए, कोई एक ऐसा फंक्शन सोचिए जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पर वो कंटिन्यूअस है क्या। अगर ऐसा है तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है आपको मिल गया है तो सही बात है। हाँ ऐसा है। आपको पता है एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन मॉड एक्स डिफाइन कैसे होता है बेटा, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, और जब एक्स पॉजिटिव होता है तो ये एक्स होता है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये एफ एक्स है, तो अगर मैं इसको बोलूंगा ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि क्या एफ डैश एक्स क्या होता, तो हम ये बोलते हैं -1 होता अगर एक्स निगेटिव है, और 1 होता जब एक्स पॉजिटिव है। तो अगर देखा जाए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं हम, जीरो के पहले तो है डिफरेंशिएबल हर जगह पर जीरो पे देखिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है बेटा, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, +1। ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। तो यहां पर एक बहुत शार्प टर्न होता है। अब होता है क्या है, जब शार्प टर्न होता है ना किसी पॉइंट पे, यानी कि ठीक है, तो उस पॉइंट पे, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज करता हूं पेन का। तो उस पॉइंट पे जहां पे शार्प टर्न होता है, अगर आप उसके थोड़ा भी राइट में जाओगे तो देखो यहाँ पे स्लोप मिल रहा है +1 और यहाँ स्लोप मिल रहा है -1। इसीलिए उस शार्प पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका स्लोप जरूर चेंज होगा। कभी भी अगर वो शार्प टर्न करेगा, कैसे भी टर्न करे, ठीक है, उसका स्लोप हमेशा बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थोड़े से अंतर पे भी, एच टेंडिंग टू जीरो पर भी, थोड़े से अंतर पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हो पाता है। इसी वजह से फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उन कॉर्नर्स पॉइंट पे, यानी कि टर्निंग पॉइंट पे, शार्प एजेस, शार्प टर्निंग पॉइंट पे। अगर स्मूथली कर रहा है टर्न तब तो हो जाएगा, क्योंकि फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लगने लगता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर बहुत शार्प है तब नहीं होता। तो यहां से मुझे पता लगा कि या तो हो भी सकता है और या तो नहीं भी हो सकता। समझ गए बात को। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटा, तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, वरना वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं वो कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, तो कहोगे नॉट श्योर, नॉट ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो चलिए अब हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 का होल स्क्वायर, और इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक सवाल का जवाब देना है कि अगर मुझे कोई मेथड प्रेफर करना होता है या मेथड यूज करना होता है, क्या हम दोनों मेथड यूज कर सकते थे, या हम कोई सिर्फ एक मेथड यूज करते हैं, या फिर कोई एक
सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड में से कोई एक यूज करते। तो आपको मुझे बताना है, सबसे पहले आप देखिए पहला वाला कहता है कि भाई इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि वो ए स्क्वायर लिखा है तो ए इंटू ए टाइप का लिख लो, ठीक है, और फिर इसे यूबी की तरह ट्रीट कर लो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करा और डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि भाई इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर दो और वहां उसके बाद जाके डिफरेंशिएट कर दो। तो आपके हिसाब से दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं क्या? विच मेथड कैन बी यूज, कि मतलब नहीं ये वाला नहीं कर सकते हैं या फिर ये वाला नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है, अब तक मुझे लगता है आपके पास जवाब आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक है तो गलत बात है, दोनों ही मेथड के लिए जा सकते हैं यूज, मतलब गलत नहीं है, मैथमेटिकली गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 7x माइनस 3 की पावर 10 होता, तब हम इन दोनों मेथड को प्रेफर करते क्या? कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक कर पाते क्या प्रेफर? नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिल्कुल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये पावर देखिए बहुत ज्यादा है, आइडेंटिटीज एक्सपेंड होगा नहीं, ऐसी कोई आइडेंटिटी मुझे तो नहीं पता। बाइनोमियल थ्योरम आप लगाते, करेक्ट। इसका मतलब होता क्या कि इस सिचुएशन में आप इस फंक्शन को क्या करते? डिफरेंशिएट करते, तो पहले एक्सपैंड करते, क्योंकि यू भी तो लगाएंगे नहीं, और एक्सपैंड करने के लिए बाइनोमियल बहुत लेंथी अप्रोच हो जाती, तो ये दोनों मेथड ही प्रेफर नहीं किए जाते, करेक्ट। तो एक बेटर अप्रोच होती है, उसको सीखते हैं। उसको सीखने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पहले कुछ अलग टाइप से कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले उसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन f(x) है 7x माइनस 3 टू द पावर 10, सही है। अच्छा, अब gx को मान लेते हैं वो 7x माइनस 3 है, gx क्या है? 7x माइनस 3 है, और hx को मान लेते हैं x की पावर 10 है। मानिए एक मिनट बस, इस सिचुएशन में एक बात बताइए कि हम fx को g ऑफ hx नहीं, h ऑफ gx नहीं लिख सकते। देखिए ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा एक्सप्रेशन इसके अंदर जा रहा है, तभी ये एक्सप्रेशन बन रहा है, देखिए, है ना। इसीलिए इसको ऐसे लिखा है कि भाई ये फंक्शन को आप इस पूरे को भी x मान लो, तो ये x की पावर 10 है, आपसे t मान लो तो t की पावर 10 है। आप बेसिकली इसके अंदर t को पुट कर दे रहे हो, 7x माइनस 3 को t की जगह रिप्लेस कर रहे हो। t को क्या रखा है आपने? 7x माइनस 3 रख लिया आपने, t को रख लिया और h ऑफ t बना लिया, t ऑफ 10। तो जब आप t रखोगे 7x माइनस 3, तो यहाँ पे 7x माइनस 3 की पावर 10 आ जाएगा, तो वो h ऑफ gx बन जाएगा और वो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x, वही तो क्वेश्चन में दिया है, सही बात है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो एक बात बताओ कि जब मैं इसे t की पावर 10 माना हूं, अभी मैंने यही समझाया आपको कि मैंने बोला कि भाई f ऑफ x t की पावर 10 हो जाएगा, वो बेसिकली f ऑफ t होगा फिर, है ना। लेकिन मान लो कि f ऑफ x t की पावर 10 होगा, और t क्योंकि खुद ही फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो आ ही जाएगा। चलो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड को, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं dt की पावर 10 अपॉन dx करूंगा, तो क्या मैं सिर्फ 10t की पावर 9 लिख दूं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा? सोचिए कि भाई मैंने डिफरेंशिएट किया है t टू द पावर 10 को विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे x, और मैंने लिखा 10t की पावर 9। क्या ये बात सही है? आप बुद्धि लगाइएगा। फिर इसका मतलब अगर मैं इसको t की पावर को 10 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो भी यही आता, तो क्या इसका मतलब दोनों बराबर हो जाते? क्या लगता है आपको, क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना, नहीं हो सकता। यानी कि d बाय डी टी टू द पावर 10 की वैल्यू d बाय डी एक्स टी की पावर 10 के बराबर नहीं हो सकता भाई। कैसे हो सकता है? विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल वेरिएबल ही चेंज हो गया है, तो दोनों सेम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आना था जो हमने मिस किया है, तो वो आता है डी टी बाई डी एक्स। आप खुद सोच के देखिए। अब मैंने लिखा, आप थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, हाँ थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। मैंने बोला कि t जो है बेटा वो है 7x माइनस 3, तो h ऑफ t जो है वो t की पावर 10 है। तो अगर मैं df बाई dx निकालूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं dh बाई dt निकाल देता हूँ, मैं dh बाई dt निकाल देता हूँ और उसमें dt बाई dx का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्योंकि f जो है वो बेसिकली h ऑफ t ही है। अरे h ऑफ g ऑफ x है, g ऑफ x को आपने t मान के बैठे हो ना, देखो। तो अगर वो f ऑफ h ऑफ t ही है तो उसको मैं लिख सकता हूँ dh को रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल t। नहीं, f ऑफ नहीं है, f ऑफ h ऑफ t कैसे लिख दिया? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, f ऑफ h ऑफ t नहीं, h ऑफ t है। f जो है वो h ऑफ t है। इक्वलिटी लगानी थी, ब्रैकेट लगा गया, माफ कीजिएगा, शायद बोला सही था। तो f जो है वो h ऑफ t ही तो है, f जो है वो h ऑफ t ही तो है। देखिए h ऑफ t तो है, ये एक्सप्रेशन t तो है।
तो सही है। तो df बाई dx निकालना है, मैंने dh बाई dt निकाल दिया क्योंकि ये तो t का एक्सप्रेशन था, और उसके बाद dt बाई dx लिख दिया, तो यहाँ पे बैलेंस कर गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं dt बाई dx करूंगा बेटा तो क्या आएगा, जब मैं dt बाई dx करूंगा यानी कि इस फंक्शन को, जो ये रहा, कहाँ गया मेरा t, ये रहा, तो t की वैल्यू क्या है 7x माइनस 3। तो जब आप dt बाई dx करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, t इज अ फंक्शन, तो dt बाई dx क्या आएगा 7 आएगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। 7 टेन जा क्या होता है बेटा 70, और t क्या माना था 7x माइनस 3, रिप्लेस कर दो, सही है, हो गया रिप्लेस, समझ गए। तो 7 टेन जा 70, t की पावर 9, t को रिप्लेस किससे कर दिया 7x माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया, तो देखो डिफरेंशियल आ गया, इस फंक्शन का डिफरेंशियल आ नहीं गया, इस फंक्शन का डिफरेंशियल आ गया, ये क्या आ गया, इस फंक्शन का डिफरेंशियल आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया ना, 7x माइनस 3 की पावर 10। तो हमने कैसे डिफरेंशिएट किया बेटा, देखो ध्यान से, 10 को इधर लिखा पहले, फिर इसकी पावर ही रिड्यूस करी, इनटू क्या किया 7, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या था 7, तो 7 10 क्या हो गया 70, तो आ गया। कितनी जल्दी हो जाएगा ऐसे। इसको जनरलाइज करता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके और दिखाता हूँ, जनरलाइज करता हूँ इस मेथड को, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। कभी भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन के अंदर की फंक्शन के अंदर जैसे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लो, और उसे डिफरेंशिएट करना है, तो बेसिकली वो साइन कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स का कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन t है, हम क्या मानते हैं बेटा कि ये फंक्शन t है, लेट सपोज, और तो ये v ऑफ t हो जाएगा करेगा, सही बात है। फिर आप क्या मान लो कि v ऑफ t जो बना है, जो भी आपका v ऑफ t बना है, इसको आप s मान लो, क्या मान लो बेटा, इसे s मान लो, तो ये u ऑफ s हो जाएगा, u ऑफ क्या हो जाएगा s हो जाएगा। तो अगर आपको ये तो सेम एक्सप्रेशन है, इसको वैसे भी लिख सकते थे, ये बस बताना चाह रहा था मैं। तो यानी कि अगर मैं इसे क्या लिख सकता हूं df बाई dx, अगर मुझे df बाई dx करना है, df बाई dx करना है, ध्यान से देखो मुझे क्या करना है, u को विथ रिस्पेक्ट टू s को विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों कैसे क्यों कर रहा हूं, देखो समझो बात को ध्यान से, फिर से समझो, क्योंकि u एक सेकेंड, u इज अ फंक्शन ऑफ s, तो du बाई ds होगा, s इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ds बाई dt होगा, t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dt बाई dx होगा। आप समझ गए। तो अंत में क्या आ जाएगा, df बाई dx आ जाएगा, क्योंकि वो u आपको दिख ही रहा है, u vw की तरह बना हुआ है, और सब कुछ हमने लिख दिया। तो u इज अ फंक्शन ऑफ s, u इज अ फंक्शन ऑफ s, दिख रहा है, s इज अ फंक्शन ऑफ t, s इज अ फंक्शन ऑफ t, t इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज अ फंक्शन ऑफ x। हो गई बात समझ में। आप इस एक्सप्रेशन को हटा सकते हो अगर ये आपको लग रहा हो ये मैंने बस पूरे एक्सप्रेशन को वापस से लिखा है, ठीक है बेटा, जरूरत नहीं है तो इसे आप हटा भी सकते हो, ठीक, अभी सही है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ s इज अ फंक्शन ऑफ t, t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो du बाई ds, ds बाई dt और dt बाई dx। इससे मतलब ये निकलता है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे चेन रूल, कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू s, उसको विथ रिस्पेक्ट टू t, वो फंक्शन है, और tt को विथ रिस्पेक्ट टू x, पर ये बहुत लेंदी हो जाता। थ्योरी बताने के लिए तो ठीक है, पर फंक्शन बताने से जरूरी है क्योंकि जेई वगैरह में इसका यूज हो सकता है। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे और वहां समझेंगे इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा जैसे कि आप इसको क्लैरिटी से समझ सको। समझो बात को, f ऑफ x की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर। मैं पहले इसको आसान तरीके से करता तो f डैश x क्या होता, साइन का डेरिवेटिव क्या होता cos x स्क्वायर, लेकिन इसको हमने माना क्या था t, तो dt बाई dx करना पड़ेगा। अभी समझे, इसको अगर हम मानते हैं t, अंदर वाले फंक्शन को मानते थे t, तो अगर ये t है तो फिर dt बाई dx करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से, यानी चेन रूल। आप समझे, क्योंकि चेन बन रही है। ये क्या आएगा 2x। कैसे किया हमने बोला कि भाई एक साइन एक्स फंक्शन है, इसको आप मान लो hx, और एक gx मान लो एक्स स्क्वायर को। अब की बार देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो h ऑफ g ऑफ x क्या होता, g ऑफ x यानी एक्स स्क्वायर, तो साइन को रिप्लेस करते तो साइन एक्स स्क्वायर होता। अब आपने क्या बोला कि भाई ये जो भी फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन t करेंगे, d बाई डी टी ऑफ साइन t करेंगे, d बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे साइन t करेंगे, इंटू क्या करेंगे dt बाई डी एक्स करेंगे, इंटू क्या करेंगे dt बाई डी एक्स करेंगे। और t क्या माना हमने, t हमने माना बेटा
एक्स स्क्वायर, टी हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। तो जब आप डी बाई डी टी साइन टी करोगे तो क्या आता, कॉस टी आता, पर टी क्या था, एक्स स्क्वायर, रिप्लेस कर दो, और डी टी बाई डी एक्स यानी इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x। आप समझे, जब हम बोलते हैं कि इसको टी करने का मतलब, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कंफ्यूजिंग लगता है शुरुआत में पर है नहीं उतना, आसान करना है, आसान करना है, जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, रटने वाला मेथड। अब रटने वाला मेथड, अगर इसे आसान करना है, मान लो इस फंक्शन को f(x) मान लो, तो f डैश एक्स करना है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, तो ऐसे लिखना होता है d बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो tan ऑफ, लेकिन वो गलत हो जाता है इसलिए डायरेक्ट कर दो, d बाई डी एक्स, उसका tan का क्या होता है, sec स्क्वायर t, इसको क्या मान के बैठे हो, t, तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप समझे, डी एच बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 बचेगा, 2x प्लस 3 का बस हो गया, तो 2 secant स्क्वायर 2x प्लस 3। मेथड सॉल्विंग इज नॉट डिफिकल्ट, द ओनली थिंग डिफिकल्ट इज योर थ्योरी पार्ट, समझ रहे हो। चल लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो करने का तरीका सेम है, एफ डैश एक्स करने के लिए पहले इसको, इस पूरे को टी मानो, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस टी, फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, ऑब्वियसली डी टी बाई डी एक्स करते हो, डी टी बाई डी एक्स करते हो, तो टी को क्या मान के बैठे हो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी रुक जाओ, कॉस, ये फिर अंदर एक्स नहीं है तो इसको मानो कॉस ऑफ यू, कॉस ऑफ यू, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन यू, अभी यू मान लो एक्स स्क्वायर है, सही है। तो अब u को एक्स स्क्वायर मानो, तो जब उसको u रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इंटू क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स, इंटू क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स। तो जब डी यू बाई डी एक्स करोगे तो एक्स्ट्रा 2x आ जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट भी तो करना है, आप समझ गए। तो ये हो जाएगा 2x कॉस टी, टी किसे मान के बैठे थे, कॉस एक्स स्क्वायर को, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ टी, टी क्या था, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, रिप्लेस कर दिया, माइनस यहाँ पे ले लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, वो वैल्यू लिख दिया था, हो गया। इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी इसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, और आपका होमवर्क भी यही है, आपको पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे करिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।